नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं प्रभात आज आप सभी का दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपर में स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप जोरों शोरों से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी मस्ती में लगे हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब वो वक्त आ चुका है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी प्रिपरेशन में, तैयारी में लग जाइए। अगर आप ये चाहते हो कि आप दिल्ली पुलिस में सरकारी नौकरी में जा पाओ, तो प्यारे बच्चों, आपका सपना आप खुद साकार कर सकते हो केवल एक चीज के दम पे, और वो है प्यारे बच्चों मेहनत। तो इसलिए मेहनत के दम पे कुछ भी चीज हासिल किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब जो मेहनत आप इधर उधर की चीजों में कर रहे हो, उस मेहनत को आप जो है दिल्ली पुलिस के तैयारी में लगा दीजिए। इस बार जो है आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना ही लेना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, करते हैं फिर आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं वो दिल्ली पुलिस का जो प्रीवियस पेपर है प्यारे बच्चों, 2023 में जो कंडक्ट हुआ था 17 नवंबर को, सेकंड शिफ्ट का, वो हम करने वाले हैं सर। और दिल्ली पुलिस में देखिए प्यारे बच्चों, क्या क्या चीज आती है, सबसे पहले मैं उस पर चर्चा करता हूं, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि मैथ की अगर मैं बात करूं, तो मैथ के केवल 15 क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, तो रीजनिंग में प्यारे बच्चों 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जीके जीएस की अगर मैं बात करूं, तो जीके जीएस में 50 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर 10 क्वेश्चन प्यारे बच्चों कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने हैं भाई? 100 क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि आप सभी को पता ही है। ठीक है, और टाइम क्या है प्यारे बच्चों? टाइम है आपका 90 मिनट। ठीक है, तो यानी कि हमें इन 100 क्वेश्चनों को 90 मिनट में करना है। ये हमारा टारगेट होता है कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन पूरे कर पाए। लेकिन जैसा कि मैं देखता हूं कई बार बच्चों को, तो हर बच्चा 100 क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ भी नहीं पाता। उसका कारण यही है कि उसकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। उसे पता ही नहीं होता कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया जाता है, किस तरीके से एक्यूरेसी के साथ जो है 100 के 100 क्वेश्चन पूरे हम पढ़ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं, बशर्ते आपकी तैयारी में कमी ना हो। सबसे पहली और जरूरी बात तो यही है। कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है सिलेबस के पीछे इतना पागल रहता है, सिलेबस को पढ़ता रहता है, कभी इधर से कभी उधर से, है ना। लेकिन सिलेबस के साथ साथ प्यारे बच्चों, आपको प्रीवियस पेपर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस पेपर के एनालिसिस से ही आपको यह पता चलता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से नहीं आते या कहां से आते हैं। ठीक है, ये आपको केवल एनालिसिस से ही पता चलेगा, इसलिए प्रीवियस पेपर करना बेहद जरूरी है प्यारे बच्चों। अगर मान के चलिए आपकी तैयारी तो पूरी है, लेकिन आप प्रीवियस पेपर को सॉल्व करके ही नहीं जाते, तो आप जो है वहां पर सही तरीके से पेपर में अपनी परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं निभा पाते। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस को करना बेहद जरूरी है, कंपलसरी है, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि आप जो है इस बार दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, तो प्यारे बच्चों, सिलेक्शन अगर आप चाहते हो कि इस बार आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा? जो ये आपका जो ये आपका मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन है ना, ये 40 नंबर का, इसमें पूरे आपको 40 में से 40 क्वेश्चन ठीक करने होंगे प्यारे बच्चों। 40 में से 40, क्योंकि मैथ और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है हर कोई अपने आप में सभी मोस्टली कर ही लेते हैं, लेकिन हर कोई प्यारे बच्चों 40 का 40 स्कोर नहीं करता। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि आप चाहे जीएस को कितना भी पढ़ लो, कितना भी बेहतरीन अध्ययन कर लो, कंप्यूटर और जीएस को, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 50 और 10, 60 में से 60 आप क्वेश्चन ठीक कर दो। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे 40 में से 40 क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो और इनको ठीक ठाक पढ़ के भी जा रहे हो, तो भी आप अपने सिलेक्शन को ले सकते हो। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग में बिल्कुल भी कोई कमी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है आपको। मान के चलिए रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, आप 20 ही क्वेश्चन ठीक कर रहे हो और ऊपर से जीएस भी आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इस बात का मतलब है कि आप सिलेक्शन से दूर हो चुके हो।
ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग पे स्पेशल दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को लिए मैं कह रहा हूं कि मैथ और रीजनिंग पे स्पेशल ध्यान दो। छोटी से छोटी चीज को भी ढंग से प्रैक्टिस करो, क्योंकि कई बार छोटी से छोटी चीज भी प्यारे बच्चों एग्जाम में नहीं हो पाती। तो इसलिए कभी भी अपने ये नहीं समझना कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, यानी कि जब तक आपका सिलेक्शन न हो तब तक आप अधूरे हो, ये मान के चलना। क्लियर है? तो आज हम जो करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस सॉल्व पेपर है 2023 का, वो स्टार्ट करेंगे। और मैं इसमें आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं इसमें मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन आपको कराऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रीजनिंग से कहां से क्वेश्चन कितने बनते हैं, यानी कि सिलेक्शन कहां पर किस तरीके से टिका हुआ है, ये चीज आप जो है आज समझ पाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि कुछ मामलों में रीजनिंग में, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन में से प्यारे बच्चों 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री के नंबर है, फ्री के क्वेश्चन है। और ये फ्री के क्वेश्चन कहां से आते हैं? ये नॉन वर्बल रीजनिंग से आते हैं, नॉन वर्बल से। यानी कि दिल्ली पुलिस के आप कोई भी प्रीवियस उठा के देख लो, नॉन वर्बल से प्यारे बच्चों आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये बिल्कुल फ्री के नंबर है, अगर आप बशर्ते इनकी सही तरीके से प्रैक्टिस करके जाओ तो। और बहुत जल्दी क्वेश्चन हो सकते हैं ये। और मुझे ये भी पता है कि इस नॉन वर्बल रीजनिंग में बच्चा कहाँ फंसेगा, तो आज वो इस पेपर को जब पढ़ लेगा, सॉल्व कर लेगा, तो यहां से बहुत कुछ सीख कर जाएगा, ये मेरी गारंटी है प्यारे बच्चों। क्लियर है बात यहां तक? चलिए खैर हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 51 से पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वो जीएस के, जीके के और कंप्यूटर के थे। तो मैंने केवल और केवल मैथ का और रीजनिंग का पोर्शन प्यारे बच्चों यहां पर लिया है। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 ये अपना फिगर कंप्लीशन से है, यानी कि यहां पर हमें फिगर को कंप्लीट करनी है। एक छोटा टॉपिक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग में, तो उसका ये टॉपिक है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आप देखोगे कि इस वाले टॉपिक से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन प्यारे बच्चों हर शिफ्ट में पूछे गए थे 2023 में। और इस बार 2025 में भी प्यारे बच्चों इसी टाइप से फिर से क्वेश्चन आएंगे। फिर से सिलेक्शन लेने वाला ले जाएगा, और जो बच्चा एवरेज होकर मतलब पढ़ता रहेगा और ऐसे ही बस उसको मेहनत नहीं करनी, वो बच्चा फिर से रह जाएगा। उसको अक्ल आएगी लेकिन 2-3 साल बाद आएगी, जब उसकी एज बिल्कुल खत्म होने के कगार पे होगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि टाइम रहते सुधर जाओ और मेहनत पे लग जाओ। क्लियर? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 51 में करना क्या है? करना कुछ नहीं, बस ध्यान से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो केवल और केवल आपको ऑप्शन के साथ खेलना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है और कुछ भी नहीं करना। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो देख रहे होंगे उसने ये क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आओगे जो आपको नहीं पता होगा किस तरीके से करते हैं, वो आपको देखना है। ठीक है, चलिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, एक बात तो ये तय है कि यहाँ पे ना सर्किल जो ये है ये 2 बार इस तरीके से आएगा, यहाँ पे 1 बार है तो ये गलत कर दिया। यहाँ पे 1 बार भी नहीं है, ये भी गलत कर दिया। यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है। लेकिन आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, जो छायांकित वाला शेडेड एरिया है ये बाहर की तरफ को है, इसके इसमें अंदर की तरफ को है। तो यहाँ पे जब होगा इस तरीके से बाहर की तरफ को आएगा तो ये गलत हो गया, आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारा डाइस टॉपिक है वर्बल रीजनिंग में, वहां से पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अंक 1 2 3 4 5 7, यानी कि 6 को एलिमिनेट करके एग्जामिनर ने यहाँ पे 7 रख दिया। लिखे गए हैं इस पासे की 2 स्थितियों को आकृति में दिखाया गया है। यदि दोनों सम संख्याएं पासे के विपरीत फलकों पर लिखी जाती है तो एक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे डाइस से, तो आपको करना क्या है, जब यहां पर एक ही पासे की 2 स्थिति आपको दिखती हो तो आप ये देखिए कि कौन सी डिजिट कॉमन है, या कौन सा सिंबल कॉमन है, या कौन सा अल्फाबेट कॉमन है। क्योंकि हो सकता है कि कल को डिजिट के बजाय अल्फाबेट दे दिया या फिर सिंबल दे दिया, तो आपको बस ये देखना है कि क्या कॉमन क्या है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ना 3 कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो जो कॉमन दिखाई दे रहा है उससे क्लॉकवाइज आप चलोगे, है ना, 3 2 7 इस तरीके से 3 2 7 क्लॉकवाइज चले। इसमें भी क्लॉकवाइज चलना है। अब 3 यहाँ पे दोबारा मत लिखना क्योंकि दोनों में सेम है, तो 3 को नहीं लिखना। 3 से अगला नंबर 4 4 आ गया,
फिर 5 आ गया। अब इस पासे में 1 से लेके 7 तक लिखा हुआ है, 6 को हटा के 7 लिख दिया, यानी कि यहाँ पे किसकी कमी है, 1 की। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आ गया। और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 1 होगा, 2 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 2 होगा, 7 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 7 होगा। तो 1 के जो अपोजिट होगा प्यारे बच्चों वो 3 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 3 है। तो इस तरीके से करना है। देखिए कितने सेकंड्स में आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, मुश्किल से मुश्किल ये 3 से 4 सेकंड में आप कर सकते हो बड़ी आराम से, ठीक है ना। तो स्पीड को बढ़ाना है, और स्पीड केवल तभी बढ़ेगी प्यारे बच्चों जब आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी क्वेश्चन को करने की कि क्या तरीका इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है कि बताइए इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए आकृतियां द्वारा बनाई गई श्रृंखला को जारी रखेगी, मतलब यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, ये सवाल में पूछ रहे हैं। तो फिगर सीरीज का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब ज्यादातर जो बच्चा फंसता है ना नॉन वर्बल रीजनिंग में, वो फिगर सीरीज में ही फंसता है। अब फिगर सीरीज के क्वेश्चन को किस तरीके से हम टैकल करते हैं एग्जाम में, वो चीजें आप यहाँ पे आज समझोगे कि किस तरीके से हमें करना होता है प्यारे बच्चों। क्लियर है बात यहां तक? अब समझिए। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं मोटा मोटा किस तरीके से आप इसको देखोगे। आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो रेक्टेंगल है, आयत है, ये हॉरिजेंटल है, फिर वर्टिकल है, फिर हॉरिजेंटल है, फिर वर्टिकल है, तो फिर हॉरिजेंटल होगा, ये बात तो तय है। तो ये बताओ यहाँ पे तो वर्टिकल आ गया, यहाँ पे वर्टिकल आ गया, तो सी और डी तो ऑप्शन हो गए नहीं, ये तो एलिमिनेट हो चुके हैं, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चनों में एलिमिनेशन ही लगाना होता है, ठीक है। अब हमारे पास बचे प्यारे बच्चों ए और बी दो ऑप्शन। क्लियर है बात? ए और बी में से कोई आंसर होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि पहला, तीसरा और फिर पांचवा, क्योंकि पहले तीसरे और पांचवे में ही ये हॉरिजेंटल रहे होंगे रेक्टेंगल। तो ये जो शेडिड एरिया है, ये शेडिड एरिया अगले वाली आकृति में इससे जस्ट नीचे आ गया। तो इससे अगली आकृति में इससे जस्ट नीचे यानी कि यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए शेडिड एरिया। तो प्यारे बच्चों इसमें यहाँ पे आ चुका, इसमें नहीं आया, तो इसका मतलब आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर होगा बी ऑप्शन। क्लियर है? तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखोगे इस तरीके से आप जो है आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब मैं इसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन बताता हूँ कि डिटेल में क्या है। समझिए प्यारे बच्चों। देखिए डिटेल सॉल्यूशन क्या है, बात को समझना। जब भी हमारा फिगर सीरीज का क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रोटेशन चेक करते हैं बस। कभी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें ट्रायंगल देखूं, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से पांचवे में, तो ट्रायंगल में केवल और केवल शेडिड एरिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। यानी कि इससे अगले में पहुंच गया यहाँ पे, इससे अगले में इधर आ गया, है ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है शेडिड एरिया। फिर यहाँ पे आ गया, फिर शेडिड एरिया यहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे देखो शेडिड एरिया यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये तो आंसर देखो शेडिड एरिया उधर जा रहे हैं, तो दोनों तो गलत शेडिड एरिया से ही हो गया। लेकिन इन दोनों ऑप्शन में ए और बी में शेडिड एरिया इस कोने में ही है। क्लियर है? ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है शेडिड एरिया, इस तरीके से 90 डिग्री है ना, इस तरीके से। बात समझ में आई? एक स्थान आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब कहने का ये हुआ। अब अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में आप चेक करोगे प्यारे बच्चों कि जो ये शेडिड एरिया है, ये शेडिड एरिया इस तरफ बढ़ रहा है प्यारे बच्चों, और ये रेक्टेंगल खुद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि ये शेडिड एरिया इधर आ गया और इसको रोटेट कर दिया, ऐसे उल्टा रोटेट कर दिया, तो शेडिड एरिया इधर दिखाई देगा आपको। समझ रहे बात को? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी शेडिड एरिया अब इधर चला जाएगा, और इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार ये शेडिड एरिया अगली फिगर में यहाँ पे होगा, और इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो यहाँ पे आ गया। क्लियर है बात? इसी तरीके से अगली फिगर में प्यारे बच्चों ये शेडिड एरिया यहाँ पे आएगा, अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर दोगे तो ये नीचे रह जाएगा शेडिड एरिया, इस तरीके से। तो पूरा सॉल्यूशन प्यारे बच्चों ये है, इसमें रोटेशन हो रहा है बस, और कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54। देखिए प्यारे बच्चों, ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये पूछा गया है फिगर कॉम्प्लीशन से, यानी कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सा डायग्राम, कौन सा ऑप्शन इस फिगर को कंप्लीट कर सकता है, बस इतना चेक करना है। और एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं बस, इसके अलावा हम ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी यूज नहीं करते, ठीक है। चलिएगा अब बात को समझिए। हालांकि तुम करिए पहले, सबसे पहले अपना आंसर देखें, फिर मैच करना कि आपका आंसर क्या आया है। चलिए करते हैं भाई। देखिए एक छोटा सा, एक छोटी सी चीज ही काफी है
ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए, बस आपको उसी को पकड़ के चलना है। अब आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये दो लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, ये आगे इस तरीके से बढ़ेगी, है कि नहीं, आगे बढ़ेगी। और ये वाला जो है ये जो है ना वक्राकार है ना, कर्व है ये, इस तरीके से ये ऊपर रहेगा, कर्व वाला हिस्सा ऊपर रहेगा और दो लाइन पैरेलल नीचे चलेगी। तो आप ये कहोगे सर दो लाइन तो नीचे है पैरेलल, लेकिन कर्व वाला जो हिस्सा है ये ऊपर ही रहना था, तो ये तो नीचे आ गया, बीच में आ गया इन दो लाइन के, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे दो लाइन है, बिल्कुल है। क्या यहाँ पे दो लाइन है? यहाँ पे तो प्यारे बच्चों तीन लाइन होगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे एक ही लाइन है, ये आंसर नहीं हो सकता। यानी कि दो लाइन यहाँ पे है और ये कर्व वाला हिस्सा ऊपर ही है, तो इसका मतलब आंसर हुआ क्या? बी। अब हो सकता है कुछ बच्चों का आंसर बी ही आया हो, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे ए पे चले गए हो। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बी होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 55। अब 55 भी हमारा फिगर को कंप्लीट ही करना है, कि पूछ रहा है कि बताइए कौन सी आकृति इसको पूरा कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है। तो आप देख रहे हो प्यारे बच्चों कि इधर ये जो रेक्टेंगल है और ये जो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का जो कोना है ये रेक्टेंगल की तरफ को है, इधर भी रेक्टेंगल की तरफ को कोना है, इधर भी रेक्टेंगल की तरफ को कोना है, तो जाहिर सी बात है नीचे भी रेक्टेंगल की तरफ को ही होगा। यहाँ पे तो दूर चला गया प्यारे बच्चों, गलत हो गया। यहाँ पे देखो ये ऊपर चला गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे रेक्टेंगल ही नहीं बन पाया, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ रेक्टेंगल है और ये इसके तरफ को ही है, तो उसका मतलब आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 56, और ये क्वेश्चन हमारा अल्फाबेटिकल एनालॉजी का है। क्लियर है बात यहां तक? अब देखिए कौन बच्चा इसका बिल्कुल सही जवाब देगा, वो जो है अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, या फिर अपना आंसर जो है निकाल कर मैच कर सकता है कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, आपने जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस की तैयारी में हो, तो कोडिंग डिकोडिंग तो आपने पढ़ी हुई होगी, ये मैं मान कर चल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, जो रिलेशन गिव का इसके साथ है वही रिलेशन टेक का इसके साथ होगा। अब ये पूछ रहा कॉपी का किसके साथ होगा, तो हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि इसका रिलेशन क्या है। तो जी की प्लेस वैल्यू 7 है, इसकी 10 है, तो 3 ऐड कर दिए, 9 और 3 12, 3 ऐड कर दिए, 22 और 3 25, 3 ऐड कर दिए, और 5 और 3 8, 3 ऐड कर दिए, यानी कि 3 3 ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लगा हुआ है। फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न होता है कि पहला पहले से चेंज होगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, पांचवा पांचवे से, लेकिन कोई सीक्वेंस जरूर होना चाहिए उसके अंदर, यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस जरूर होगा। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हो 20 और 3 23, 1 और 3 4, 11 और 3 14, 5 और 3 8, तो 3 3 प्लस हो रहे हैं, तो उसमें भी 3 प्लस कर दो, लास्ट वाले में भी 3 प्लस कर दो। 3 और 3 6, एफ से शुरू होगा आंसर हमारा, यहाँ पे ई से शुरू है, गलत काट दिया। 25 और 3 28, यानी कि बी पे खत्म होगा, यहाँ पे बी बी नहीं है, यहाँ पे बी नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो बी पे खत्म होना चाहिए, ये रहा, एफ से शुरू है बी पे खत्म है, बाकी आप चेक कर सकते हो, आंसर सी ऑप्शन बनेगा। हमें तो एलिमिनेशन ही लगाना है लॉजिक का पता करने के बाद, पूरा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हमें एक एक सेकंड कीमती है हमारे लिए पेपर में, ठीक है ना, इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेटिकल एनालॉजी, इन दोनों का सेम ही लॉजिक होता है। अब लॉजिक क्या है मैं लिख देता हूं। जैसे कि लॉजिक होता है एक फॉरवर्ड, इसमें फॉरवर्ड लगा हुआ है, फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा होता है प्यारे बच्चों रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। तीसरा पैटर्न होता है प्यारे बच्चों क्रॉस पैटर्न, और चौथा पैटर्न होता है हमारा पोजीशन पैटर्न, पोजीशन बेस वाला। और पांचवा पैटर्न होता है प्यारे बच्चों हमारा अपोजिट, अपोजिट लेटर वाला, अपोजिट लेटर वाला। और छठा पैटर्न होता है प्यारे बच्चों हमारा कॉमन कोडिंग वाला। ठीक है। तो यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में मोस्टली ये 6 पैटर्न यूज होते हैं, और यही 6 पैटर्न प्यारे बच्चों हमारे अल्फाबेटिकल एनालॉजी में यूज होते हैं, और इस क्वेश्चन में हमारा फॉरवर्ड पैटर्न का यूज हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये लेटर सीरीज का है। अब लेटर सीरीज प्यारे बच्चों दो टाइप की होती है, एक स्मॉल लेटर वाली, एक कैपिटल लेटर वाली। ठीक है ना। तो इस लेटर सीरीज के क्वेश्चन को किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है ना, अब बात को समझिए। जब भी आपके सामने लेटर सीरीज का क्वेश्चन हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप काउंटिंग करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? काउंटिंग करोगे, इसमें कितने लेटर हैं। तो आप जब काउंटिंग करोगे प्यारे बच्चों, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यानी कि इसमें कुल कितने 30 लेटर है। इसमें 30 लेटर है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं लेटर सीरीज में, हम ग्रुपिंग करते हैं, यानी कि ग्रुप बनाते हैं। समझ रहे बात को। अब जो ग्रुप बनाइए ना प्यारे बच्चों, या तो वो 5 का ग्रुप बनेगा या फिर 6 का बनेगा। अब हमें तो ये पता नहीं, क्योंकि एग्जाम में मान के चलो पेपर आ रहा है, हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। तो ग्रुप या तो 5 का बनेगा या फिर 6 का बनेगा। तो ग्रुप बनाने से पहले प्यारे बच्चों थोड़ा सा देख कर ग्रुप बनाना कि 5 का पॉसिबल है या फिर 6 का। अब बात को समझिए। देखिए अगर मैं 5 का बनाता हूं, 1 2 3 4 5, तो डी पे बनेगा। अगर मैं 6 का बनाता हूं तो यहाँ पे बनेगा। तो आप देख पा रहे हो, अगर मैं 6 का बनाता हूं तो अगला ग्रुप टी से शुरू है, और ये पहले वाला भी टी से शुरू है। अगर मैं 6 का बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो ये ग्रुप टी से शुरू है। तो फायदा किसमें है, 6 के ग्रुप बनाने में, क्योंकि फिर हर ग्रुप जो है ना टी से स्टार्ट होगा। तो हम 6 का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमने 6 6 में बांट दिया। अब आप देख पा रहे होंगे हर ग्रुप ना प्यारे बच्चों टी से शुरू हो रहा है। अगर हर ग्रुप टी से शुरू है, अगर हर ग्रुप टी से शुरू है, तो टी के बाद पी है, तो यहाँ पे पी होगा, टी पी आर बी डी। यहाँ पे लास्ट में क्यू है तो क्यू, तो टी पी आर बी डी क्यू, 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 टी पी आर बी डी क्यू। तो लास्ट में जिसमें भी पी आर होगा ऑप्शन में, वही आंसर होगा। तो यहाँ बी आर है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ बी आर है, ये आंसर नहीं हो सकता। टी आर है, ये आंसर नहीं हो सकता। पी आर इसमें है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम अपने आंसर को देख सकते हैं। आर क्यू से शुरू है, आर क्यू से शुरू है, तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ये हमारा है काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन। और एक सवाल प्यारे बच्चों हर सरकारी नौकरी के एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जाता ही जाता है। चाहे आप जो है दिल्ली पुलिस का पेपर दे लो, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का दे लो, चाहे आप यूपीएसआई का दे लो, चाहे आप रेलवे का दे लो, चाहे आप एसएससी का दे लो, या कोई स्टेट एग्जाम का दे लो, हर पेपर में यहां से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है ना। चलिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। आपसे इतनी सी बात प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछी गई है। तो त्रिभुज पूछ रहा है, ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्राइंगल इंडिविजुअल है। इनका डबल का यूज करके कंबाइन फिगर नहीं बनाया जा सकता। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 8 होगा। तो 58 का आंसर कितना है, 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ये हमारा सिलोग्स का क्वेश्चन है। एसएससी हो या रेलवे हो, है ना, एनटीपीसी की मैं अगर बात करूं, तो हर पेपर में प्यारे बच्चों सिलॉग से क्वेश्चन 100% आना है। ठीक है ना। हर पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब इस सिलॉग्स को करने के कई तरीके होते हैं। हो सकता है कि जो मैं तरीका आपको बताऊं वो आप ना जानते हो सकता है कि जो आप जानते होंगे वो मैं जरूर जानता हूंगा। सही सीधी सी बात है भाई। जितने भी तरीके सिलॉग्स को करने के, मैं सारे तरीके जानता हूं, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप बिना पेन और पेपर के इस क्वेश्चन को बना सकते हो। भाई इसमें या तो डायग्राम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर 150 से करते हैं क्वेश्चन को। अब मैं ना तो डायग्राम से करता कभी, और ना 150 का यूज करता कभी। मैं डायरेक्ट पढ़ता हूं, डायरेक्ट आंसर, बिना पेन पेपर चलाए। समझ रहे बात को। और वो चीज आप अगर सीखना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल पे प्यारे बच्चों वीडियो पड़ी हुई है 14 के करीब, और 7 वीडियो में आप जो है ना पूरा कंसेप्ट सीख पाओगे। और बाकी जो 7 वीडियो है उसमें आपकी इतनी भयंकर प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको इस टॉपिक को कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, जो वे 14 वीडियो बच्चा देख लेगा ना, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। और आप इस तरीके से सीख जाओगे कि रीजनिंग का पेपर अगर होगा, किसी भी पेपर को देने जाओगे, तो उसी चैप्टर को कभी भविष्य में पढ़ के नहीं जाओगे, ना प्रैक्टिस करके जाओगे। क्योंकि एक बार पढ़ लोगे, जीवन में कभी पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी आपको। ठीक है। चलिएगा। खैर, अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, कथन दे रखे सभी पेन लैपटॉप है, सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं। यहाँ पे निष्कर्ष है कि पेन कंप्यूटर, पेन ये रहा, कंप्यूटर है, इनके कनेक्शन कर दिया, कनेक्शन कर दिया। यहाँ कुछ लैपटॉप है, यहाँ सभी लैपटॉप है, ये कैंसिल आउट हो गया। बचा हुआ स्टेटमेंट सभी पेन कंप्यूटर है, बिल्कुल सही हो गया।
ठीक है ना, इतना ही करना था इसमें। सभी लैपटॉप पेन है, लैपटॉप से पेन पढ़ दिया, पहले स्टेटमेंट का इंडिविजुअल निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। लेकिन कुछ लैपटॉप पेन है, ये अगर होता तो सही होता, उल्टा पढ़ दिया, सभी लैपटॉप पेन है, सभी के कारण ये गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, पहला, यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ प्यारे बच्चों, जिन्होंने इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा उसके समझ में ये सवाल का तरीका नहीं आया होगा। आप अगर ये सीखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर जा सकते हो, मेरे चैनल पे अलग से इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है सिलॉग्स की, तो वहां से पढ़ना, आपको ना ये जीवन में कभी दिक्कत नहीं करने का। ठीक है ना। खैर चलिए, अपने अपने तरीके से आप निकाल लेना आंसर, अभी बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ये नॉन वर्बल रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, और नॉन वर्बल रीजनिंग में ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से पूछा जाता है। ठीक है, हर पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस के लिए तो खासकर। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल को करने के लिए हम केवल और केवल मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब का प्रयोग करते हैं, और कुछ नहीं करते। ठीक है ना। अब ध्यान दो, हालांकि मैं देखो कई साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को इस वाले टॉपिक में दिक्कत रहती है, लेकिन आज तुम सीख लेना, सीखने की कोशिश करना, है ना। फिर तुम्हें इस ऐसे सवाल में दिक्कत नहीं होगी कभी भी। ठीक है, देखिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि दर्पण इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, अगर ये हमारा कोई डायग्राम है, ठीक है, ये हमारा कोई डायग्राम है इस तरीके से। ठीक है, अब ये दर्पण में कैसे दिखाई देगा, मिरर में कैसे दिखाई देगा, ध्यान देना, दो कंसेप्ट यूज होते हैं। पहला कंसेप्ट तो ये है कि लेफ्ट की चीज राइट में बदलेगी और राइट की चीज लेफ्ट में बदलेगी, ये पहला कंसेप्ट है। मिरर इमेज में हमेशा लेफ्ट की चीजें राइट में दिखाई देगी और राइट की चीजें लेफ्ट में दिखाई देगी, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है कि रियल में, वास्तविकता में, कोई भी चीज मिरर से जितनी दूर होती है उतनी ही दूर प्रतिबिंब यानी कि मिरर में दिखाई देगी। क्लियर है बात। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एरो का साइन है, ये इससे इतनी दूरी पर है तो इधर भी इतनी दूरी पर ही दिखाई देगा। ये जो ट्राइंगल का जो शीर्ष है, वर्टेक्स है, ये इसकी तरफ को है, दर्पण की तरफ को, इधर भी इसी तरफ को दिखाई देगा। क्लियर है बात यहां तक। यानी कि वास्तविकता में, रियलिटी में, ये जो ट्राइंगल है ये लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब यानी कि मिरर में ये राइट में दिखाई दे रहा है। ये राइट में है, ये इधर लेफ्ट में दिखाई दे रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे, लेफ्ट की चीज राइट में बदली, राइट की चीज लेफ्ट में बदली। जो चीज वास्तविकता में दर्पण से जितनी दूर है उतनी दूर प्रतिबिंब में दिखाई दे रही है, ये यहां पर दर्पण से दूर है तो इधर भी दर्पण से दूर है। तो ये दो कंसेप्ट का हम यूज करते हैं बस, और इससे ज्यादा किसी चीज का यूज नहीं करते। अब देखिए, ये हमारा पेपर है, हमने पेपर को पहले इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है ना। फिर इसमें यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल इस तरीके से कट लगा दिया और एच लिख दिया। अब ये कह रहा है कि जब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब खोलोगे ना तो ऐसे ही खोलोगे, पहले ऐसे खोलोगे फिर ऐसे खोलोगे। तो जब भी खोलोगे ना तो यहाँ पे दर्पण मान के चलना कि यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है। क्लियर है मेरी बात। अब ये बताओ, ये वाला जो दर्पण है, इससे ये जो चोंच है इसकी ट्रायंगल की, शीर्ष है, ये नजदीक है तो इधर भी नजदीक होगा। इसका मतलब ये ट्रायंगल ना एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे, एक दूसरे के अपोजिट। अब ये बताओ, यहाँ पे अपोजिट है क्या, आप कहोगे नहीं। क्या यहाँ पे अपोजिट है, आप कहोगे नहीं। क्या यहाँ पे अपोजिट है, आप कहोगे नहीं। क्या यहाँ पे अपोजिट है एक दूसरे के, बिल्कुल है। तो इसका मतलब आंसर ये बनेगा। क्लियर है बात। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो बहुत फास्ट। दर्पण प्रतिबिंब का यूज होगा, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना। चलिएगा, अब ये फिर से क्वेश्चन हमारा जो है ना फिगर कंप्लीशन का है, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। ठीक है ना, जल्दी करिए, जल्दी करिए भाई प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया, दिए गए चार विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे आकृति एक्स के रिक्त स्थान में रखने पर यह प्रतिरूप पूरा हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्रॉस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी क्रॉस होगा। तो क्रॉस यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे भी क्रॉस नहीं दिखाई दे रहा, क्रॉस इधर भी है इधर भी है। ठीक है ना। अब ये दोनों सेम ही डायग्राम है, सेम एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है, ऊपर को जा रहा है, लेकिन ये जो है सिमेट्री बना रहा है। तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। मतलब एक जैसे ही दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है इनसे, तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ये अगर डायग्राम यहाँ पे फिट कर दिया जाए तो आंसर ए होगा। एलिमिनेशन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये हमारा एक तरीके से नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, और आजकल प्यारे बच्चों नंबर एनालॉजी में यही ट्रेंड चला हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछता है। तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाओगे, है ना। देखते हैं भाई कौन बच्चा इस सवाल का आंसर निकाल लेगा, और फिर अपना आंसर मैच करना।
आप चाहो तो वीडियो पॉज कर सकते हो। जल्दी करिए। चलिए भाई, देखते हैं भाई। देखो प्यारे बच्चों, हो सकता है 4 39 में तो कोई रिलेशन ना समझ में आए, लेकिन 5 और 100 में रिलेशन आपको समझ में आया होगा कि भाई 20 पंजे 100 भी है और 20 चौक 80 है, यहाँ तो बात बनी नहीं। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि अगर मैं 5 की पावर 3 कर दूं 125, और 25 माइनस कर दूं तो कितना बन रहा है, 100 बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इधर भी 4 की पावर 3 कर दूं 64, 64 में से अगर मैं 25 कम कर दूं तो कितना आ रहा है भाई, 39 ही आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है 39। इधर 125 में से 25 माइनस करोगे, इधर 100 आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये सेम ऑपरेशन किस क्वेश्चन किस ऑप्शन में लगा हुआ है। 6 की पावर 3 216, 216 में से अगर मैं 25 माइनस करता हूं तो मेरे ख्याल से 191 आएगा। भाई 216 में से अगर मैं 25 माइनस करता हूं तो कितना आया, 6 में से 5 गए 11 में से 2 गए 9, 191 आया, ठीक है। 192 नहीं आ पाया, ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं 3 की पावर 3 यानी कि 27 में से 25 माइनस करता हूं तो कितना आया, 2 आया, तो ये आ चुका है, तो इसका मतलब बी आंसर होगा। ये वे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप इन सवाल की तो उतनी ही कम है। और इस क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में एक बात बोल दी गई है कि डिजिटल संख्या में काम नहीं करना। अगर नंबर हमारा 13 है तो 13 पे ही हम भाग गुणा जोड़ घटा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 1 और 3 को अलग अलग करके नहीं कर सकते। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। ये फिर से डाइस का क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिखाई दिया। एक घन के 6 फलकों पर 6 अलग अलग संख्याएं हैं, दी गई आकृति में इस घन की 3 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी आपके सामने डाइस के क्वेश्चन हो और एक ही डाइस की 3 पोजीशन या 4 पोजीशन या 5 पोजीशन दे रखी हो, तो आपको क्या करना होता है, कोई भी 2 डाइस का चयन कीजिए, कोई भी 2 डाइस को चॉइस करिए। क्लियर है बात? और उसमें ये देखिए कि कोई डिजिट सिंगल कॉमन है क्या। जैसे यहां पर आप देखोगे कि ये 2 डाइस, मान के चलिए मैंने पहली और दूसरी को ले लिया, तो कॉमन कौन है, आप कहोगे सर 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। तो जो तरीका पहले बताया था क्लॉकवाइज आप चल दोगे, 3 से फिर क्लॉकवाइज चल दोगे, 3 4 5, तो इधर हुआ प्यारे बच्चों 3 4 5, और इधर भी क्या होगा, 3 2 1, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, बचा कौन, आप कहोगे सर 6 बचा। सवाल में पूछ रहा है 1 के विपरीत बताओ क्या होगा, तो 1 के विपरीत प्यारे बच्चों क्या होगा, 5 होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, डी ऑप्शन। क्लियर है बात? इस तरीके से अपने क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक चीज और, अगर आप इन दो को भी लोगे तो भी आंसर 5 ही आएगा। इसमें कॉमन डिजिट आपको 2 दिखाई दे रही होगी, इस पर क्लॉकवाइज लगाओगे तो भी आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। ये हमारा फिगर सीरीज का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। लेकिन मुझे ये पता है कि मोस्टली जो बच्चा है वो फिगर सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चनों में फंसता है, और ऐसे ही क्वेश्चनों में वो अपना टाइम जो है ज्यादा यूज करता है, जिसके कारण पेपर जो है फुल अटेम्प्ट नहीं हो पाता, टाइम की कमी के अभाव में क्वेश्चन बहुत सारे छूट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं, अब उस बात को समझना। ये जो मैं पैटर्न बताऊंगा प्यारे बच्चों, ये 99.9% केसेस में लगेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दिया तो। लेकिन 0.1% क्वेश्चन में मैं वादा नहीं करता, हो सकता है कुछ नया बन के आए क्वेश्चन, लेकिन हाँ 99.9% में ये लगता है, ठीक है ना। देखिए, अब बच्चा क्या करता है, ऐसे सवाल को करने के लिए पहली गलती मैं बच्चों की बताता हूँ। बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करेगा, इसका रिलेशन इसके साथ ढूंढेगा, फिर इसका रिलेशन इसके साथ ढूंढता रहेगा, फिर इसका रिलेशन इसके साथ ढूंढा, मतलब पूरा बेल्ट बजी रहेगी माइंड में। और ऐसा करते करते लास्ट में एक ऑप्शन आता है फिर बच्चे के दिमाग में, अक भाई एक काम कर लेते हैं, तुक्का मार लेते हैं। और तुक्का कभी सही हो जाता है और कभी जो है गलत हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के बाद आपको तुक्का मारने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज चीजें आप सीख पाओगे कि किस तरीके से फिगर सीरीज के इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। और इस बार फिर से दिल्ली पुलिस में जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आप गोली की स्पीड से सवाल को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिएगा, अब बात को समझिए भाई। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ, समझ रहे बात को। यानी कि जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ होगा वो रिलेशन प्यारे बच्चों तीसरा और चौथे में मिलेगा। फिर अब बच्चा क्या करता है, पहले के दूसरे के साथ रिलेशन ढूंढ लिया, फिर वो तीसरे और चौथे में जो है
वही सेम रिलेशन ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि ऐसा नहीं होता। और जब ऐसा नहीं होता तो बच्चे का माइंड थक जाता है, जिस कारण वो फिर जो है तुक्का मारने पर मजबूर हो जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ऐसे सवाल हमेशा क्या होता है, अल्टरनेट सीरीज चलती है इसमें, अल्टरनेट सीरीज, उसी को आपको पकड़ना है। इसका रिलेशन इसके साथ होगा, इसका रिलेशन फिर इसके साथ होगा। बात समझ में आई? यानी कि इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है वो सेम रिलेशन इनमें नहीं होगा, इनमें अलग होगा। सब तभी तो मैंने ये ऊपर लगाया, इनका अलग रिलेशन होगा, इनका अलग रिलेशन होगा। यानी कि जो रिलेशन इनका होगा वो सेम रिलेशन इनमें दिखाई देगा, जो यहाँ पे रिलेशन होगा वो सेम रिलेशन इनमें दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? 99% में काम करेगा। अब ध्यान से सुनना। अब हमें ये तो बात पता चली गई ना कि इसका रिलेशन जो इसमें इसके साथ होगा वही इसका रिलेशन इसके साथ होगा। तो क्यों ना हम इन दोनों में चेक करें क्या रिलेशन है, वही वही सेम रिलेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं पूरा कंप्लीट आपको सिखाऊंगा। पहले आप अपने आंसर पर जाइए, है ना। आंसर कैसे फास्ट करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको इन दोनों में रिलेशन ढूंढना है क्या है। तो आप कहोगे सर ये जो दिल है ना, हार्ट है, ये तो यहाँ पे आ गया, ए इधर आ गया, आठ उधर चला गया, पी इधर चला गया, और ये इस तरीके से जो है मूव कर गई। बात समझ में आ रही है? दिख रहा है आपको? दिल इधर आ गया, ए इधर आ गया, आठ उधर चला गया, पी इधर आ गया। एक्स के जगह नया एलिमेंट आ गया, न्यू एलिमेंट। तो उसमें इधर न्यू एलिमेंट आ चुका। बात समझ में आ रही? तो सेम इधर कर दो आप। वाई इधर आएगा, चलो जी वाई इधर आ गया, पी इधर चला गया, पी इधर चला गया, ये दिल इधर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा दिल इधर, एस इधर आ गया, बिल्कुल आ गया, ए की जगह न्यू एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रिलेशन प्यारे बच्चों बनेगा। तो जिस ऑप्शन में भी दिल ऊपर होगा वही आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन में है प्यारे बच्चों दिल ऊपर, तो आंसर हुआ बी। देखिए कितने इजी तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर है बात? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, भाई हमें ये पता चल चुका कि इसका रिलेशन इसमें। अब देखो, अगर आप इन दोनों का रिलेशन चेक करते हो, इन दोनों में रिलेशन अगर आप चेक करते हो तो क्या रिलेशन दिखाई देगा। देखो दिल उधर चला गया, बिल्कुल, ए इधर आ गया, बिल्कुल, आठ इधर आ गया, बिल्कुल, अब एक्स इधर आ गया, ठीक है ना। और इस सात की जगह यहाँ पे न्यू एलिमेंट आ गया, इस सात की जगह यहाँ पे न्यू एलिमेंट आ गया। तो ये वाला रिलेशन चला हुआ है, इसमें यहाँ पे न्यू एलिमेंट आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, सेम रिलेशन जो इनमें है वो रिलेशन यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको देखिए, वाई इधर चला गया, चला गया, पी इधर आ गया, हार्ट यानी कि दिल इधर आ गया, और ए नीचे आ गया कि नहीं आ गया, और आठ की जगह नया एलिमेंट आ गया, आठ की जगह नया एलिमेंट आ गया। बात समझ में आई? तो मैं समझता हूं कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से फिगर सीरीज के ऐसे क्वेश्चन को हम अंजाम तक पहुंचाते हैं। क्लियर है बात यहां तक? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 65, जो कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया है। अब दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूं और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन यूपी पुलिस वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ना पूछे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि अगर मैं बात करूं रेलवे एनटीपीसी की, तो रेलवे एनटीपीसी में प्यारे बच्चों सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन 100% पूछता ही पूछता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आप जो है वीडियो पॉज करके अपना आंसर निकालने की कोशिश करना और फिर अपना आंसर मैच करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में कहा गया, छह छात्र राम, गोपी, सीता, विमल, टोनी और जॉन एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात, ये हमें इंफॉर्मेशन दे दी क्वेश्चन में कि भाई छह स्टूडेंट हैं और ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि अगर क्वेश्चन में ये बात मेंशन नहीं है कि जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, कि वे नॉर्थ में मुंह करके बैठे हुए हैं, अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है प्यारे बच्चों कि किस डायरेक्शन में उनका मुंह है, तो हमेशा आप नॉर्थ मान के ही चलना। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेट करेगा एग्जामिनर, याद रखना। एक तो फायदा ये हो जाता है कि हम नॉर्थ ये मान के इसलिए मान के चलते हैं, एक तो ये फायदा हो जाता है कि जो हमारा नॉर्थ होगा वही क्वेश्चन का नॉर्थ हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन के नॉर्थ पे जो राइट हैंड हमारा पड़ेगा वही क्वेश्चन का राइट हैंड पड़ेगा, जो लेफ्ट हैंड पड़ेगा वही क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे का मुंह नॉर्थ में है, नॉर्थ में है, तो उसका राइट हैंड इधर पड़ेगा और लेफ्ट हैंड प्यारे बच्चों इधर पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? राइट हिस्सा इधर, लेफ्ट हिस्सा इधर। अब बच्चा क्या गलती करता है मैं वो भी बता देता हूं, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है, और मैं ये चाहता हूं कि जो गलती अब तक बच्चा करता आया है वो गलती फिर दोबारा ना दोहराए। क्लियर है बात यहां तक? अब गलती क्या करता है बच्चा इस टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में, जैसे ही उसको वो पढ़ता है छह छात्र,
तो वो 6 छात्र, मतलब इस तरीके से निशान लगा लेगा कि भाई 6 छात्र है, लो पहले तीन, 6 निशान है, इस तरीके से लगा ले, 3 और 3 6। अब वो क्वेश्चन को करने की कोशिश करेगा, कोशिश क्या, साजिश करेगा। अब तो समझ रहे बात को। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना, अपनी तरफ से पहले निशान नहीं लगाने, क्वेश्चन के साथ साथ ही अपने आप लगते चले जाते हैं। ठीक है ना, चलिएगा। अब 6 छात्र हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कह रहा कि सीता के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब सीता है यहाँ पे, अब सीता के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बाई तरफ यानी कि इस तरफ 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक और एक, दो। अब 2 व्यक्ति बैठे, यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि सीता के बाएं दो से ज्यादा व्यक्ति नहीं है, दो ही हो सकते हैं। तो इस बात का मतलब ये 3 हो गए, तो 3 उधर है, इसका मतलब, इस बात का मतलब क्या होगा, 3 इधर है। अब लग चुके निशान। क्लियर है मेरी बात, इस तरीके से प्यारे बच्चों में करना है। हालांकि इसमें अगर आप पहले भी निशान लगा लेते तो भी क्वेश्चन हमारा हो जाता, लेकिन कई बार प्यारे बच्चों नहीं हो पाता, तो मैं उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है सीता और विमल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब यहाँ पे सीता है, विमल को मैं इधर बैठा नहीं सकता क्योंकि 2 व्यक्ति बैठाने हैं उनके बीच में, तो विमल तो इधर नहीं आ सकता, तो विमल फिर प्यारे बच्चों इधर होगा। अब 2 व्यक्ति इनके बीच में आ चुके। सीता और विमल के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा कि राम टोनी के ठीक दाएं बैठा है। राम कहाँ बैठा है, टोनी के ठीक दाएं बैठा है। तो राम टोनी के ठीक दाएं बैठा है। अब बात को समझिए भाई, टोनी के दाएं, अगर टोनी को मैं यहां बैठा दूं तो राम यहां बैठ सकता है, आप कहोगे सर बिल्कुल। अगर टोनी को यहां बैठा दूं तो राम इधर भी बैठ सकता है, आप कहोगे सर बिल्कुल। यानी कि 2 पॉसिबिलिटी आ चुकी कि टोनी के दाएं बैठा है राम, तो मैंने इस बात को इधर लिख लिया साइड में कि बाद में हम इसको TR सेट कर देंगे एक साथ। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कहा गया गोपी जॉन के ठीक बाएं बैठा है। गोपी कहाँ बैठा है, जॉन के ठीक बाएं। अब जॉन को इधर बैठा दो तो गोपी इधर आ जाएगा, बाएं बैठा है। जॉन को इधर बैठा दो, गोपी इधर भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी गोपी और जॉन की भी आ रही है। जॉन के ठीक बाएं बैठा है, जॉन विमल के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो प्यारे बच्चों, जॉन यहां पे नहीं बैठ सकता। कह रहा कि जॉन अगर यहां बैठता तो गोपी को मैं यहां बैठाता, लेकिन जॉन विमल के पास नहीं बैठा है, ये क्वेश्चन में बोल दिया गया। तो इसका मतलब हमारी मजबूरी है जॉन को इधर बैठाने की, और जॉन के बाएं बैठा है गोपी। अब इसको हम एक साथ सेट कर सकते हैं, TR को उठाया, यहां सेट कर दो T और R। तो कि राम जो है टोनी के दाएं बैठा था। अब हमें यहां पर हमारा क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट। डायग्राम अगर आपका सही है, क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछ ले लास्ट में, हमेशा सही निकलेगा। ठीक है ना, डायग्राम सही होना चाहिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो बाएं बाएं सिरा दे रहा है, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जॉन बैठा है। तो इस बात का मतलब आंसर आपका जॉन होगा। तो आपका भी मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का आंसर जॉन आ चुका होगा। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का जॉन आंसर ना आया हो, तो किस तरीके से हम करते हैं वो आप यहाँ पे समझिए। ठीक है। और सिटिंग अरेंजमेंट प्यारे बच्चों केवल 2 ही टाइप की होती है। एक होती है कि जब हम खुले में बैठाते हैं आदमियों को, यानी कि व्यक्तियों को, खुले का मतलब है कि पंक्तियों में बैठाते हैं। एक होता है कि जब हम क्लोज फॉर्म में यानी कि बंद आकृतियों में बैठाते हैं, जैसे कि सर्किल में बैठा देंगे, वर्ग में बैठा देंगे, आयत में बैठा देंगे, है ना, इस तरीके से। तो बंद आकृति यानी कि क्लोज फॉर्म और ओपन फॉर्म, 2 ही टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट होती है बेसिकली। क्लियर है बात यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ गया 66। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके किसी एग्जाम में रीजनिंग आए और नंबर सीरीज का तड़का ना लगे क्वेश्चन में, वो पेपर में, तो मतलब मजा नहीं आता है ना। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा कोई सरकारी एग्जाम आज तक बना ही नहीं जिसमें नंबर सीरीज से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये टॉपिक नंबर सीरीज वाला हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए नंबर सीरीज की मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पे 4, 10, 17, 25, क्वेश्चन मार्क 44, मतलब जो है ना, एक बदतमीजी की तरह से इंक्रीज नहीं हो रही सीरीज, यानी कि एकदम से बढ़ नहीं रही सीरीज। सीरीज जो है ना, धीरे धीरे बहुत ही स्मूथली, प्यार से होले 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 बढ़ती जा रही है। तो जब होले होले बढ़ती है तो वहां पे 99% प्यारे बच्चों डिफरेंस का यूज करते हैं हम। यानी कि नंबर सीरीज में टोटल 5 लॉजिक होते हैं। अब वे 5 लॉजिक कौन कौन से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक ठीक है। देखिए पहला लॉजिक होगा प्यारे बच्चों कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ जोड़ देंगे या घटा देंगे। ठीक है ना, या फिर हम डिवाइड कर देंगे और कुछ जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे। जब हमारी सीरीज डिक्रीज ऑर्डर में चल रही हो तो ये तो माइनस से चलेगी या फिर डिवाइड से चलेगी। और जब हमारी सीरीज गंदे तरीके से एकदम से बढ़ रही हो, बहुत ज्यादा छोटे नंबर से एकदम बहुत बड़े नंबर पे जा रही हो, तो प्यारे बच्चों वो मल्टीप्लीकेशन ही एक लॉजिक हो सकता है कि जिसके जरिए हम इतनी दूर तक जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब होले होले प्यार हो रहा हो
मतलब होले होले प्यार कहूँ, होले होले डिफरेंस आ रहा हो, है ना, तो वहां पे प्यारे बच्चों हम डिफरेंस का यूज करते हैं। डिफरेंस का यूज करते हैं, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे कि धीरे 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 बढ़ती जा रही है, तो डिफरेंस करो, 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25, तो यहाँ पे 9 होगा पक्का, और फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों 10 होगा। तो 25 में 9 जोड़ दोगे तो यहाँ पे आ गया प्यारे बच्चों 34। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 34। 34 प्लस 10 कितना हो गया? 44। डी ऑप्शन हो गया। तीसरा लॉजिक मैं लिख देता हूं। तीसरा लॉजिक प्यारे बच्चों, तीसरा लॉजिक होगा हमारा स्क्वायर, स्क्वायर या क्यूब फॉर्म का। स्क्वायर या क्यूब फॉर्म का कई बार क्या है ना डिफरेंस काम आता ना मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस। कई बार एग्जामिनर सीधे सीधे क्यूब फॉर्म में कोई नंबर लिख देता है, उसमें कुछ जोड़ के या घटा के, तो लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस या फिर माइनस। इसके साथ स्क्वायर में कुछ जोड़ के या घटा के, इधर क्यूब में कुछ जोड़ दिया या घटा दिया। तीसरा लॉजिक ये बनता है। चौथा लॉजिक बनता है प्यारे बच्चों मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज, अगर मैं बात करूं मिक्स सीरीज की, यानी कि अल्टरनेट सीरीज काम करती है यहाँ पे। कुल मिला के बात यह है कि जब भी मतलब ज्यादातर देखा गया है, ज्यादातर क्वेश्चनों का जो अनुभव मैंने लिया है प्रीवियस क्वेश्चनों का, तो अगर किसी क्वेश्चन में नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, एक नंबर 2 बार आ जाए या 3 बार आ जाए, अगर एक नंबर 2 बार आ जाए तो 90 से क्या, 90 से 99% वो मिक्स सीरीज का क्वेश्चन होगा। अगर 2 नंबर रिपीट है तो डबल सीरीज चलेगी, अगर 3 नंबर रिपीट है तो ट्रिपल सीरीज चलेगी। क्लियर है बात यहां तक? पांचवा लॉजिक बनता है प्यारे बच्चों, जब ये चार लॉजिक फेल हो जाते हैं, चार के चार, तो इलॉजिकल। तो इलॉजिकल में प्यारे बच्चों कुछ भी हो सकता है। इलॉजिकल लॉजिक में कुछ भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि प्राइम का लॉजिक हो गया तो इलॉजिकल में ही जाता है वो, क्योंकि प्राइम कोई सीरीज थोड़ी ही है। प्राइम को कुछ भी नहीं होता तो प्राइम इलॉजिकल में जाएगा। पता चला हम गुणा भाग में लगे हुए, उलझे हुए डिफरेंस में, वो प्राइम पे जा रहा है क्वेश्चन, तो वो इलॉजिकल पैटर्न में चला जाता है। तो ये 5 लॉजिक बेसिकली यूज करते हैं हम नंबर सीरीज में। तो ये बात याद रखना, डिफरेंस का हम यूज वहां पे करते हैं जहां धीरे धीरे सीक्वेंस में बढ़ता है या घटता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। ये फिर से नंबर फिगर सीरीज का क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे सामने आ चुका है। अब तक आपने देख लिए होंगे कि फिगर सीरीज मतलब फिगर सीरीज के तो अब तक 3 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है। फिगर कॉम्पिटिशन में से 3-4 क्वेश्चन आए, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों 10 से 12 क्वेश्चन डायग्राम नॉन वर्बल में से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। 25 क्वेश्चन है तो 10 से 12 तो नॉन वर्बल से आगे, तो वर्बल से भी 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम जो है बड़ी आसानी से रीजनिंग में 25 के 25 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, अगर आप सही तरीके से समझते हुए, एनालिसिस करते हुए सही तरीके से तैयारी करके जाओ तो। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों, अभी अभी मैंने तरीका बताया था आपको, शायद आप कुछ लोग भूल गए होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं भूले होंगे। अगर नहीं भूले प्यारे बच्चों तो मैं चाहूंगा एक बार आप वीडियो पॉज करिए और वो जो तरीका मैंने आपको बताया था फिगर सीरीज का, एक बार अप्लाई तो करके देखिए। नहीं हुआ तो बताना मुझे, समझ रहे बात को? तो चलिए बच्चों करते हैं, अपना आंसर मैच कर लेना भाई। ठीक है ना, मैं करा रहा हूं। अब देखिए मैंने बताया था कि इसका लॉजिक इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ। अब मैं एक बात तो समझ गया कि जो रिलेशन यहाँ होगा वही रिलेशन इन दोनों में होगा, वही सेम रिलेशन यहाँ पे होगा। तो हम फालतू के चक्कर में पड़ते ही नहीं, क्योंकि हमें पेपर में बैठे हुए हैं तो हमें जल्दी करना है क्वेश्चन। तो भाई हम यहाँ पर रिलेशन चेक करते हैं बस इन दो का, वही सेम में यहाँ लगा दूंगा। फिर समझ रहे बात को? यही तो तरीका बताया मैंने तुम्हें। अब ध्यान दो, तुम कहोगे सर इस एस ने टक्कर मारी इस दिल को, दिल पड़ा इधर जाके, ऐसे ही हुआ ना, और 8 चला गया उधर, 4 चला गया उधर, 6 आ गया इधर, 2 आ गया इधर, और पी की जगह आ गया प्यारे बच्चों यहाँ पे नया तत्व। पी की जगह कौन आ गया? नया एलिमेंट आ गया। आप देख पा रहे होंगे कि एस यहाँ पे था, एस अगली आकृति में यहाँ पे आ गया, दिल यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे चला गया, देखो चला गया, 4 ऊपर चला गया, चला गया, 6 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, और बी कहाँ गायब हो गया? बी यहाँ आना चाहिए था, लेकिन बी के जगह नया एलिमेंट आ गया यहाँ पे। बात समझ में आई? सेम लॉजिक प्यारे बच्चों में यहाँ लगा दूंगा अब यहाँ पे। ठीक है ना, ये नया एलिमेंट है यहाँ पे इधर कोने में, सेम लॉजिक इधर लगाओ। भाई एस इधर आ गया, बिल्कुल आ गया। वाई वाई जो बीच में था वो इधर आ गया, बिल्कुल। 8 ऊपर चला गया, बिल्कुल। 4 इधर चला गया, बिल्कुल। टी इधर चला गया, बिल्कुल। 2 इधर चला गया, बिल्कुल। 6 इधर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नया एलिमेंट होगा, नया एलिमेंट। तो अब देखो 2T4 ऊपर मिलना चाहिए, 2T4 यहाँ पे भी है, 2T4 यहाँ पे भी है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 2T4 है, 2T4 है, क्लियर। यहाँ पे वाई
एस और 9 है, यहाँ पे वाई एस 6 है, यहाँ पे बीच में 8 है, यहाँ पे बीच में 8 है, यानी कि फर्क केवल 9 में आया और 6 में आया। अब हमें ये चेक करना है नया एलिमेंट 9 है या फिर 6 है, क्योंकि न्यू एलिमेंट यहाँ पे होगा। आप कहोगे सर 6 तो इसमें ऑलरेडी था, 6 तो नहीं आएगा, क्योंकि 6 तो यहाँ पुराना एलिमेंट है, आना चाहिए नया एलिमेंट। नया एलिमेंट 9 है जो इसके अंदर नहीं था, तो नया एलिमेंट 9 है, तो आंसर प्यारे बच्चों ए ऑप्शन होगा। कुछ बच्चे जल्दबाजी में डी ऑप्शन लगा देते हैं, ठीक है ना, लेकिन आंसर प्यारे बच्चों ए है। तो न्यू एलिमेंट का भी बहुत बड़ा महत्व होता है इनमें, क्योंकि न्यू एलिमेंट के भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें लॉजिक आप समझ पाए होंगे किस तरीके से आपको करना है। आप जो है इन दो में लॉजिक भी समझ लीजिए कि इन दो में लॉजिक क्या है। हो सकता था कि एक और यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम बना देता तो उसमें फिर ये लॉजिक काम करता, ठीक है। अब इसमें लॉजिक क्या है ये समझते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, ये दिल है ना, दिल ऊपर चला गया, चला गया, ये 2 नीचे आ गया, रिप्लेस हो गया। ये वाई ऊपर चला गया, बिल्कुल चला गया। ये 4 नीचे आ गया, रिप्लेस हो गया। एस ऊपर चला गया, बिल्कुल। 8 ऊपर चला गया, बिल्कुल। 6 नीचे आ गया, ऐसे ही हो रहा क्या। सेम इसमें भी यही मिलेगा भाई। 6 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया, 6 ऊपर चला गया, 8 नीचे, 3 ऊपर चला गया, एस नीचे आ गया, 4 ऊपर, 2 ऊपर, वाई नीचे। सेम है क्या। समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आप जो है फिगर सीरीज के क्वेश्चनों को अंजाम तक पहुंचाते हो, ठीक है ना। आज के बाद आप ऐसे क्वेश्चनों में तो नहीं फंसने वाले, अगर आप सही तरीके से सीख पाए हो तो। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है चीजों को समझाने के लिए आसान तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 68 है प्यारे बच्चों। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। पहले के टाइम में क्या होता था, कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब क्या कर दिया एग्जामिनर ने, कोडिंग डिकोडिंग से मात्र एक ही क्वेश्चन दे रहा है ना। बाकी फिगर सीरीज हो गए और इनमें मतलब इनमें नॉन वर्बल में से ज्यादा क्वेश्चन देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो चलिए खैर, आसान क्वेश्चन है ये भी, देखने में लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ई है और यहाँ पे एक्स आई टी, तो ई से अगला एफ है, फॉरवर्ड लगा दिया भाई हमने, एक बढ़ गया। यहाँ पे देखो एच है, एच से अगला आई है, एक बढ़ गया। तो जी से अगला क्या होगा, एच, यानी कि आंसर हमारा एच से शुरू होगा, ये आंसर नहीं होगा। ये एच से शुरू होगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा। एच से शुरू है, एच से शुरू है, ठीक है ना। और ये एफ पे खत्म है, एफ पे ही खत्म है, एच एफ, एच एफ। इसका मतलब बीच वालों में है मामला, एन और बी, और इनको समझना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स है यहाँ पे जे है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, तो इसका मतलब अगर इन दोनों में मैं क्रॉस लगा दूं, आई जे और एक्स अगला वाई, तो जे वाई हो गया, वो सॉरी जे, हाँ जे वाई हो गया। यहाँ पे भी डी के बाद ई, आई के बाद जे, तो ई जे हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, इसमें तो लगा हुआ है फॉरवर्ड, यहाँ पे लगा हुआ है क्रॉस। तो जी से अगला क्या है, एच है, एम से अगला क्या है, एन है, ए से अगला क्या है, बी है, और ई से अगला क्या है, एफ है। तो एच एन बी एफ, एच एन बी एफ, बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे बी एन, यानी कि एन बी होगा, एच एन बी है ना, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, या सब जगह क्रॉस, तो ये लॉजिक इसमें लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 69। ये प्यारे बच्चों आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि बोर्ड मास पर आधारित होता है ये टॉपिक, और ये हर एक एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से पक्के हैं, आने ही आने हैं। क्लियर है बात याद तक। तो चलिए करते हैं भाई, किस तरीके से होगा मैं आपको बता के चलूंगा इसमें कि किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को देखते हैं, क्या नजरिया होता है हमारा ऐसे क्वेश्चनों को देखने का। तो प्यारे बच्चों एक सिंबल पे हम सबसे पहले फोकस करते हैं, और वो सिंबल क्या है, वो सिंबल है डिवाइड का, यानी कि हम सबसे पहले फोकस करेंगे डिवाइड पे। अगर मैं बात करूं कि हम चलो डिवाइड को देखते हैं, डिवाइड दूसरे नंबर पर है, क्या 4 को 30 पूरा पूरा काट देगा, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू इंटीजर में है। तो 4 को 20 पूरा नहीं काट पाएगा, 1/5 मिलेगा, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया प्यारे बच्चों देखते ही। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिवाइड की, ये दूसरे ऑप्शन की, तो यहाँ डिवाइड का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का होगा, यहाँ पे फिर प्लस का होगा, यहाँ पे फिर बराबर का होगा, यहाँ पे फिर माइनस का होगा। होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे यस सर। तो मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, 14 माइनस 148 करोगे तो इधर माइनस में आएगा आंसर, आप कहोगे यस सर, इधर तो माइनस में मिलेगा। और इधर आप देख पा रहे होंगे, इधर तो माइनस का तो सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि यहाँ डिवाइड है, गुणा है, प्लस, या तो माइनस का सिंबल भी नहीं है, तो यहाँ तो सारा का सारा आंसर पॉजिटिव होगा, और इधर निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते, हमें यहाँ पे भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्वेश्चन को हमने देखते ही हटा दिया। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भाग है, डिवाइड कर, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बराबर।
तो आप देख पा रहे होंगे, 4 से काट दोगे, 4 बार कटेगा, 4 गुना 20 80, 80 80 160 और 2 162। 162 में से अगर मैं 14 कम कर दूं, 162 में से अगर मैं 14 कम कर दूं, तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे 148 ही आ गया। 5 में से 1 गया 4, 148 ही आ गया। तो इस बात का मतलब सी ऑप्शन है। तो आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम जो है डील करते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ, कि हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, प्लस वाले सिंबल को, वो सॉरी डिवाइड वाले सिंबल को। उसके बाद ही हम बाकी चीजों को समझते हैं, ठीक है ना, करते हैं। नोट कर लिए, नोट क्या करना है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। देखिए ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसको एक बार खुद करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, कैसे होगा देखिए। देखिए इसमें भी सेम ही तरीका अप्लाई करना है आपको, है ना। देखिए डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और इक्वल है। ये कह रहा है कि कौन से दो सिंबल को बदला जाए। तो मैंने कहा कि भाई पहले हम डिवाइड के सिंबल पे काम करते हैं। डिवाइड इधर भी दिख रहा है और डिवाइड इसमें भी है, तो पहले मैं सी ऑप्शन को पकड़ता हूँ। सी ऑप्शन को देख लिया, डिवाइड और माइनस को चेंज चेंज कर रहे हैं। माइनस आ गया, यहाँ पे हमने डिवाइड लगा दिया। क्या दो जो है 16 से पूरा पूरा कटेगा? आप कहोगे नहीं, क्योंकि इंटीजर में आंसर है, तो इसका मतलब ये आंसर तो होगा ही नहीं। अब मैं अगर भाग और प्लस को चेंज कर दूं, किसको, भाग और प्लस को चेंज कर दूं, यानी कि यहाँ पे प्लस कर दूं और यहाँ पे क्या कर दूं, भाग कर दूं, ठीक है ना, भाग और प्लस को। तो आप कहोगे सर 2 से काट दोगे, देखो 2 से काट दोगे 4, 2 चौक 8, 99 4 103, 103 में से माइनस करोगे 16 चौका 64, तो कितना मिला भाई, 39 मिला कि नहीं, 39। तो आंसर हमारा कौन सा होगा फिर, डी ऑप्शन होगा। बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल इस तरीके से डी ऑप्शन से हमने सेटिस्फाई कर लिया, हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ पाए होंगे आप चीजों को। देखिए ये भी हमारा फिगर कॉम्प्लेशन का ही क्वेश्चन है, नॉन वर्बल रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो करने की कोशिश करिए, हालांकि बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। ठीक है, चलिए जिस बच्चे का आंसर नहीं आया प्यारे बच्चों, वो करने की यहाँ पे कोशिश करे। आप मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है कि बताओ कौन सा डायग्राम इस डायग्राम को फिल करके पूरा किया जा सकता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये तो बीच में यहाँ पे ये है नहीं, हटाओ। यहाँ बीच में है, इसमें बीच में नहीं है, हटाओ। अब ये वाला यहाँ तक सेम है, तो ये फालतू चीज है, ये भी हटा दो, है ना। तो आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। ये अगर हम ऐसे ही उठा के यहाँ रख दे तो कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा फिगर कंप्लीशन का ही है भाई, है ना। अब इस सवाल को देखिए मेरे बच्चों, कौन सा आंसर होगा, फटाफट बताइए। इसमें कई बार जो है बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाता है कोई ऑप्शन, तो गलत गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे ना, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए करते हैं फिर। देखिए एक बात तो तय है कि यहाँ से इस तरीके से मिलेगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, बात समझ में आई, और यहाँ पे इस तरीके से, और ये इस तरीके से जाएगा। अब ये देख लो कौन सा डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे ये वाला तो हो नहीं सकता, हटा दिया। यहाँ पे ये वाली चीज नहीं है, हटा दी, है ना। अब यहाँ पे मेरे बच्चों ये सेम दिख रहा होगा आपको, लेकिन एक चीज आपने मिस कर दी कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो सब में बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब ये प्यारे बच्चों हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, मिरर इमेज से क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चों ने तो कर दिया होगा गोली की स्पीड से, अब देखते हैं कितने बच्चे नहीं कर पाते। भाई मिरर इमेज में मैंने एक ही तरीका बताया, एक ही कंसेप्ट बताया कि लेफ्ट की चीज राइट में बदलेगी और राइट की चीज लेफ्ट में बदलेगी। जो चीज मिरर से जितनी दूर होगी, प्रतिबिंब में भी, मिरर इमेज में भी उतनी दूर होगी। तो आप देख पा रहे होंगे 7DS, तो इधर भी 7DS, एस ऐसे नहीं बनेगा, एस ऐसे बनेगा। तो 7DS ये सीधा बन गया एस यहाँ पे, ये एस इधर भी सीधा बन गया, ये एस इधर भी सीधा बन गया, तो इसका मतलब बी डी और ए तो होगा नहीं। एस उल्टा बन रहा है, तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। बाकी चेक करने की जरूरत थोड़ा ही है। बाकी तो एलिमिनेशन लगेगा ऐसे सवाल में, अगर तुम हर सवाल को पूरा पूरा करने शुरू कर दोगे तो पेपर कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो एलिमिनेशन लगाओ भाई, सबसे बढ़िया तरीका है एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 74 कीजिए भाई। ये हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करके आनंद की अनुभूति होगी आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी करिए आप, जल्दी से। ठीक है, और रीजनिंग के क्वेश्चन करने में आपको काफी मजा आ रहा होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप इसी तरीके से करते रहना, आपको चीजें आसान लगने लगेगी, और आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपना आप ही ऊंचा हो जाएगा। आपको दिखेगा कि इस बार जो है नौकरी पक्की है। ठीक है, अब देखिए भाई, ये कह रहा है कि बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, है ना। आप जो है कोशिश करिए इस सवाल को करने की,
और फिर अपने आंसर को मैच करना। ठीक है, मैं करा देता हूँ। भाई मुझे दिख रहा 70 और इधर दिखा 625 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे भी दूसरे नंबर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इधर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो कुछ तो सोच समझ के लिखा होगा भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर से 70 पे जाना है या 70 पे इस पे जाना है, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। तो मुझे एक बात बताओ, 70 से तो मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रही बात। अगर मैं ये कर दूं, ये इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो 25 होगा ये। और 25 से 70 तक जाना है, तो मुझे पता 25 से 75 होता है। अगर इसमें से मैं 5 कम कर दूं तो 70 बन जाएगा। अब हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं इस लास्ट वाले में कि क्या हो सकता है ये ऐसा। इसके स्क्वायर रूट करो, कितना 14, 14 तिये 42, 3 गुना करा इधर भी 5 कम कर दो, 14 तिये 42, 42 में से 5 कम करोगे 37, बिल्कुल सही आ चुका। तो इसका मतलब सेम अप्रोच प्यारे बच्चों यहाँ लगाओगे आप। 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12, 12 तिये 36, 36 में से 5 कम कर दोगे कि 31। क्या ऑप्शन में हमारे 31 है? तो आप कहोगे यस सर, डी ऑप्शन हमारा 31 है। ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ सोच समझ के लिखा होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका यूज करो। ठीक है, इस्तेमाल करो, स्क्वायर रूट करो इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ये हमारा क्वेश्चन 75, जो कि फिर से एक डाइस का क्वेश्चन है और लगभग तीसरा सवाल ये डाइस से पूछा गया है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो प्यारे बच्चों डाइस कितनी इंपॉर्टेंट है। ये तो हालांकि आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कह रहा कि ओक वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो मैंने आपको एक ही बात कही कि जब भी डाइस का क्वेश्चन आपको दिखाई दे, तो सबसे पहले ये देखिए कॉमन क्या है, कॉमन कौन सी डिजिट है, कौन सा सिंबल है, कौन सा अल्फाबेट है। बस ये बात को पकड़िए। तो आप कहोगे सर एम एन दोनों ही कॉमन है इसमें, तो इधर भी एम और एन दो कॉमन है। तो घबराने की कोई बात नहीं। कॉमन सरफेस को हटाने के बाद बचा सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट होंगे जो बचे हुए सरफेस होंगे। तो ओ के अपोजिट पूछ रहा था, तो ओ के अपोजिट क्या होगा प्यारे बच्चों? ओ के अपोजिट होगा फिर एल। क्लियर है बात यहां तक? चीजें क्लियर हो पाई होगी। ठीक है भाई, ये हमारा मैथ शुरू हो गया आज से 76 से। तो प्यारे बच्चों 75 तक हमने टोटल ये 25 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है ना, 75 तक। अब आज की क्लास देखो, ये जो पेपर होगा इसको ना हम दो पार्ट में रखेंगे, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में हमने रीजनिंग कंप्लीट की, और जो हमारा पार्ट टू होगा उसमें प्यारे बच्चों हम गणित को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो लगभग मैथ को मैं अलग रखूंगा, रीजनिंग को मैं अलग रखूंगा, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो पाए। 1 घंटे अपना 25 क्वेश्चन भी कर लिए, और जो है बच्चों की प्रैक्टिस भी होगी। लंबी वीडियो होगी तो बच्चा थोड़ा सा इग्नोर कर जाता है चीजों को। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और इस बार दिल्ली पुलिस में आपका जो सपना है वर्दी पहनने का वो पूरा जरूर होगा। मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है। और मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत के आप कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। ये मेरी बात याद रखना, कड़वी है पर सच है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और इसी तरीके से प्यारे बच्चों मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।